पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, वहां के हालात पर आज भारत सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में शुक्र है ऊपर वाले का कि सभी दलों ने भारत सरकार की रणनीति और बांग्लादेश के ताजा हालात की जानकारी पाने के बाद कहा कि हम सरकार का इस मसले पर समर्थन करेंगे। राज्यसभा और लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के ताजा हालात को लेकर अब से कुछ देर पहले सूचना दी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात का जिक्र उन्होंने किया। मैं चाहती हूं कि वो बयान अगर किसी कारणवश आप नहीं सुन पाए हैं तो सुनिए, क्योंकि यह आपके पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से जुड़े भारत सरकार की सोच का बयान है। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. We are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 19,000 भारतीय हैं, 9,000 उनमें से स्टूडेंट्स हैं। एक अच्छा खासा बल्क यानी एक अच्छी खासी तादाद जो है वो जुलाई में ही वापस आ गई थी, क्योंकि हम लगातार ये कह रहे थे कि बांग्लादेश से जितना जल्दी निकला जा सके बेहतर है, वहां के हालात पर हमारी नजर है। साफ है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के हालात न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अल्पसंख्यक, और वहां के अल्पसंख्यक कौन हुए? वो एक मुस्लिम मुल्क है, अल्पसंख्यक वहां के हिंदू हुए। चिंताजनक हालात। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद जिसका डर था, बीते 24 घंटे में यकीन मानिए वहां पर वो हो भी रहा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके सामने इस वक्त जो चल रहे हैं वो दो बड़े अखबारों की हेडलाइंस हैं। बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबारों में से एक है द डेली स्टार। क्या लिखता है? हिंदुओं के घर और दुकानों पर 27 जिलों में हमले हुए। न्यू एज के मुताबिक, ये भी वहां का एक जाना माना पत्रिका है, अखबार है, उसके मुताबिक हिंदुओं के घर, व्यापारिक संस्थान और मंदिरों पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ये सुर्खियां बांग्लादेश के अखबारों की है। हालांकि भारत में कई लोग हैं जो कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और सिलेक्टिव कि मंदिरों को बचाया जा रहा है, मस्जिदों से अल्पसंख्यकों की रक्षा की तकरीरें की जा रही हैं। सोशल मीडिया पे कई ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो ऐसे वीडियो शेयर कर रहे हैं। मेरा उन तमाम लोगों से सवाल है कि मंदिरों को बचाया जा रहा है किससे? ये दिलचस्प नहीं है कि ऐसे फोटो किसी और धर्म के धार्मिक स्थल को लेकर तो आ ही नहीं रहे। हालांकि आंदोलन का इतिहास रहा है, हम इस बात में यकीन करते हैं। अंग्रेजों से इस देश को आजादी हमारे यहां पर हुए आंदोलनों की वजह से मिली है। हम ये मानते हैं कि सरकारों की गलत नीतियों को अगर कोई ट्रैक पर लेकर आता है तो वो आंदोलन है। देश में लोकतंत्र स्थापित होता है। ऐसे आंदोलन का सबसे बड़ा अगर कोई जिक्र करता है या कोई नाम जहन में आता है तो कौन सा है? महात्मा गांधी, जिन्होंने अपने उन साथियों को भी छोड़ दिया जो हिंसा के रास्ते पर चले गए। लेकिन बांग्लादेश में क्या हो रहा है? मेरे सामने जो तस्वीरें चल रही है इस वक्त, आपके सामने जो तस्वीरें दिख रही है, इसे आप क्या कहेंगे? आंदोलन? बांग्लादेश में जो आंदोलन आपको दिखाई दे रहा है उसकी जड़ें और शाखाएं दोनों कहीं और जाकर जुड़ रही है। पहला सवाल यह है कि आंदोलन शुरू क्यों हुआ, किसने किया? आपके पास भी जानकारी आ गई होगी अब तक। शुरुआती और सतही तौर पर क्या दिखता है कि छात्रों ने इसे शुरू किया क्योंकि वो आरक्षण के खिलाफ थे। कौन सा आरक्षण? जो बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर्स के परिवारों को मिल रहा था, है ना? लेकिन अगर ये आरक्षण की मांग की लड़ाई थी तो फिर सुप्रीम कोर्ट जब आरक्षण को खत्म कर देता है वहां का, तो आंदोलन तभी समाप्त हो जाना चाहिए था ना। लेकिन बावजूद उसके 5 अगस्त यानी सोमवार को ढाका के लिए लॉन्ग मार्च का कॉल किसने दिया? कहा जा रहा है कि छात्रों के आंदोलन को जमात-ए इस्लामी ने हाईजैक कर लिया। जमात-ए इस्लामी के नेताओं की मुलाकात पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारियों से लगातार हुई, लंदन में हुई और बाकी कई शहरों में हुई। और हमारे सोर्सेज बता रहे हैं शेख हसीना की तख्ता पलट की योजना कोई अचानक नहीं बनी थी। इसके लिए 5 महीने से प्लानिंग चल रही थी। जनवरी 2024 में शेख हसीना के तख्ता पलट की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी गई थी।
जिसके लिए बाकायदा कई देशों से फंडिंग का इंतजाम किया गया था। और मैं आपको ये बता रही हूँ, इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ये हवाई कोई दो बिंदु नहीं जोड़े जा रहे हैं। इस साजिश में सेना के भी कई बड़े अधिकारी शामिल थे, हथियारों की मदद तक पहुंचाई गई थी और इन सब के लिए सेना के कुछ अधिकारी और जमाते इस्लामी के जो लोग हैं उनकी मदद ली गई। और जमाते इस्लामी, जान लीजिए इसके बारे में, अपने गठन से ही ये कट्टर इस्लामिक देश का समर्थक रहा है, इसीलिए उसे शेख हसीना की सेक्युलर विचारधारा पसंद नहीं। जमाते इस्लामी की स्थापना मुस्लिम ब्रदरहुड के नेता सैयद अबुल अला मौदूदी ने इस्लामी विजय और दुनिया को इस्लाम के झंडे तले लाने के एजेंडे के साथ की। बांग्लादेश सरकार ने हाल ही में एक गैजेट अधिसूचना के जरिए जमाते इस्लामी और उसके छात्र संगठन शिविर को कट्टर इस्लामिक संगठन बताकर बैन कर दिया था। यह बिंदु ध्यान रखिएगा। जमाते इस्लामी पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम लगाए गए थे और उस पर पाकिस्तान से जुड़े होने का आरोप लगा था। जमाते इस्लामी पर बांग्लादेश की आजादी के आंदोलन में पाकिस्तान का साथ देने का आरोप लगा था और इसी के बाद आजाद बांग्लादेश के जो पहले प्रधानमंत्री थे शेख मुजीबुर रहमान, उन्होंने जमाते इस्लामी पर बैन लगा दिया। हालांकि मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद जियाउर रहमान ने जमाते इस्लामी से बैन हटा भी दिया। अच्छा, इसके बाद जमाते इस्लामी और जियाउर रहमान में बनने लगी। जियाउर रहमान की जो पार्टी है बीएनपी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, एक साथ ये दोनों मिलकर रणनीति पर काम करने लगे और खबरों के मुताबिक मौजूदा आंदोलन में भी बीएनपी के नेता और जियाउर रहमान के बेटे तारिक रहमान जमाते इस्लामी की मदद से पाकिस्तान के संपर्क में इस पूरे के पूरे छात्र आंदोलन को हवा देते हैं। जो साजिश बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ रची गई, वो हो सकता है बांग्लादेश के हिसाब से हमारे लिए ऐसा लगे कि हमारे यहां थोड़ी है, लेकिन क्या इसे इग्नोर कर देना चाहिए? बहुत गंभीर सवाल पूछ रही। क्या इस तरीके की ताकतें इस जमीन पर हमारे देश की सुख और शांति को नजर लगाने के लिए काम नहीं कर रही होंगी? हमारे देश में जितने भी आंदोलन हुए, आप देखिए शुरुआत में सबके सब शांतिपूर्ण तरीके से हुए। हमेशा सरकारें और प्रदर्शनकारियों के बीच एक बातचीत का दौर और रास्ता निकलता रहा। लोकतांत्रिक तरीके से सत्ताएं बदली भी हैं, लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है, उसके बाद सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में भारत ही एकमात्र देश है जो इस वक्त पूरे तरीके से लोकतांत्रिक है और बहुत लोगों को यह लोकतंत्र पच नहीं रहा है। और इसीलिए गूंज में बांग्लादेश को लेकर कुछ सवाल आज की तारीख में पूछना जरूरी है। आरक्षण के आंदोलन को उग्र किसने बनाया? सीधा और सपाट सवाल है। शेख हसीना को विदेशी साजिश की जानकारी कैसे नहीं मिली? कहां था पूरा तंत्र? वो कौन लोग हैं जिन्हें अस्थिर देश अच्छा लगता है? आज इन्हीं सवालों पर गूंज की शुरुआत करेंगे। जवाब देने के लिए एक खास पैनल हमारे साथ तैयार है। और इन सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। रक्षा विशेषज्ञ, सेना से रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। कर्नल सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रहे पिनाक चक्रवर्ती इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पिनाक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ आपको जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं वो है मजहरुल साहब, जिनसे इस मसले पर बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मजहरुल इस्लाम खान जो हैं वो बांग्लादेश के पत्रकार हैं, हर चीज पर शोध करते हैं, बड़े बड़े आर्टिकल्स छापे हैं। आप सभी का स्वागत है। मजहरुल साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूं। इस वक्त हालात बताइए। चिंताजनक हम इसलिए मांग रहे हैं, यानी हम वहां के हालात को लेकर फिक्रमंद इसलिए हैं
क्योंकि कहा जा रहा है कि माइनॉरिटी टारगेट पर है और वहां की माइनॉरिटी अकलियत जो है वो हिंदू है। आप जो बातें बता रहा है, ये टेंशन की बात पिछले 2 दिनों से हमारे लिए भी थे, हमारे देश की जो आम जनता है उसके लिए भी थे। इसीलिए हमारा मानना है कि हमारा जो शांतिप्रिय जनरल कम्युनिटी है और जिस बच्चों ने ये आंदोलन का शुरुआत की थी, जो स्टूडेंट्स ने, उनकी भी मानना है कोई भी सहिष्णुता नहीं होना चाहिए, कोई भी हानाहानि या कोई भी प्राणनाश नहीं होना चाहिए। और इसके बाद में जो हसीना के इस्तीफा के बाद आर्मी के जो चीफ ऑफ स्टाफ है उन्होंने भी बोला कि कोई भी तरह के वायलेंस नहीं चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट एसेट एंड प्रॉपर्टी नहीं एट रिस्क पे जाना नहीं चाहिए। स्पेशली हर कम्युनिटी के पब्लिक, इवन दो पॉलिटिकल पीपल एंड स्पेशली आर्म फोर्सेस वो लोग पर्याप्त अरेंजमेंट कर चुका है कि इनकी सिक्योरिटी के बारे में कोई भी दिक्कत नहीं आए। आपको पता होना चाहिए, जमात इस्लाम हो या आम स्टूडेंट्स हो या फौजी लोग हैं, सबके वन ऑफ द बिग टारगेट दैट ये जो माइनॉरिटी आप बोल रहे हैं वो माइनॉरिटी हमारे लिए नहीं है, ये हमारे घर के मेंबर है। माइनॉरिटी, we are not calling them minority. If you count on their quantity in that case is different. But they are also family. मैं आपकी नियत पर कोई शक नहीं कर रही हूँ, इसलिए नहीं कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं वो हमारे परिवार का सदस्य, पर आपकी तरह पढ़े लिखे इस वक्त वो उग्रवादी नहीं नजर आ रहे हैं ना, जो सड़कों पर महिलाओं के अंग वस्त्र लेकर घूम रहे हैं, लॉन्ड्री दिखा रहे हैं हवा में। आप समझ रहे हैं ये तस्वीरें जब हम देखते हैं। और उसके बाद अभी देखिए इस्कॉन से भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, वो हमें बता रहे हैं, और वो यहाँ के इस्कॉन के नहीं है, चिन्मय दास जी बांग्लादेश से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इसीलिए मजरुल साहब, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, वहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपकी तरह मॉडर्न विचारधारा के हैं, जो सेक्युलर सोच रखते हैं, लेकिन मुट्ठी भर भी अगर मान लीजिए वहां पर खतरनाक लोग हैं तो 8% हिंदुओं को कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा? क्योंकि खुद शेख हसीना अपने आप को बचाने के लिए वहां से निकली हैं, तो कौन बचाएगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और हमारे साथ इस्कॉन के सदस्य चिन्मय दास जी जुड़ चुके हैं। चिन्मय दास जी, सबसे पहला सवाल, आप ठीक है ना? राधे राधे। जो बांग्लादेश में हो रहा है इससे तो ठीक रहना संभव नहीं। आप कहां पर हैं ये मैं सवाल आपसे नहीं पूछूंगी, क्योंकि ये आपकी सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस वक्त बांग्लादेश में एक हिंदू होने के नाते, एक अल्पसंख्यक होने के नाते डर किस बात का है आपको? क्योंकि अभी मजरुल साहब बता रहे हैं कि आप लोग तो वहां पे माइनॉरिटी नहीं है, आप परिवार का हिस्सा है, आप क्यों डर रहे हैं? बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा ज़्यादा अच्छा लोग है, हिंदू के लिए सहनशील है। साथ में टेररिस्ट है और बहुत खतरनाक लोग है। और ज़्यादा टाइम में बांग्लादेश में जो सांप्रदायिक अटैक हुआ वो टाइम में आज तक नहीं विचार हुआ, पनिशमेंट नहीं हुआ। इसलिए हिंदू लोग को संख्यालघु आक्रांत करने के लिए मनोभाव बढ़ता है। तो अभी चिन्मय दास जी, अभी क्या हो रहा है? आप ऐसा क्यों अभी आपने कहा कि सब मिलजुल कर रह रहे हैं, अभी आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी जान को खतरा? ऐसा क्या हुआ? वो बांग्लादेश में जो सांप्रदायिक लोग है वो चाहता है बांग्लादेश में हिंदू लोग नहीं रहने के लिए। तो इसलिए जो निर्वाचन का टाइम होता है, जो आदर्श इशू होता है, वो संख्यालघु लोग को अटैक करना उनको धर्म हो गया। हाँ। इसलिए बांग्लादेश में वर्तमान गवर्नमेंट फॉल के बाद जो टेम्पल है, हिंदू लोग का बिजनेस सेंटर है, हिंदू लीडर है,
इस्कॉन टेम्पल अदर टेम्पल आक्रांत हो रहा है। तो कुछ कुछ स्थान में जो ज़्यादा भालो लोग है वो हिंदू मुस्लिम एक साथ में संरक्षण के लिए मंदिर टेम्पल चाहता है। और कुछ कुछ प्लेस में ज़्यादा परिस्थिति खराब है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, इसलिए चाहता है ज़्यादा जरूर लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश होता है तो बहुत अच्छा होता है। नहीं तो बांग्लादेश में जो हिंदू लोग है वो शरणार्थी होने का संभावना भी। अच्छा, लेकिन चिन्मय दास जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आप बाकी हिंदुओं के संपर्क में हैं? क्या ऐसी स्थिति ऐसी स्थिति आई है कि वो लोग इतना खौफ में है कि घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, या आपको कहीं ऐसा सिक्योर प्लेस में इकट्ठा होने का कोई सूचना मिली है, या आपने कुछ ऐसा किया है? बहुत हिंदू लोग घर से बाहर जाने का साहस नहीं पाता है। हाँ। और कुछ कुछ हिंदू लीडर और साधु संत निरापद जोन में रहने के लिए चाहता है। आतंक में है। तो ये लोग क्या कह रहे हैं? ये जो आप कह रहे हैं आतंकवादी हैं जो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये लोग क्या चाहते हैं? ये क्या मांग कर रहे हैं आपसे? वो लोग जो संख्यालघु है वो बांग्लादेश के लिए उनको जो बांग्लादेश जो असांप्रदायिक राष्ट्र है, बांग्ला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने के लिए बांग्लादेश स्वाधीन हुआ। हाँ। तो वो संभावना नष्ट के लिए वो लोग चाहता है। वो बांग्लादेश में जो हिंदू लोग नहीं रहेगा, उन इच्छा से हिंदू लोग का ऊपर अटैक कर रहा है। चिन्मय दास जी, आप हिंदी बोलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं जानती हूँ आप बांग्ला में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए आप हिंदी बोल रहे हैं, और मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस पूरी डिबेट में हमारे साथ बने रहेंगे। हमारे साथ नई दिल्ली और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में रणनीतिक अध्ययन के जो प्रोफेसर है ब्रह्मा चेलानी भी आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। ब्रह्मा चेलानी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से अब मैं इस डिबेट की शुरुआत कर रही हूँ। सबसे पहले पूर्व आयुक्त इस वक्त पिनाक चक्रवर्ती जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। पिनाक जी, ये स्थिति अभी जो बांग्लादेश की है वो हिंदुस्तान की नजर से कितनी चिंताजनक है? देखिए, इस तरह की स्थिति पहले भी हुई है। मैंने खुद देखा है इस तरह की स्थिति 2001 इलेक्शन के बाद, जब हिंदू माइनॉरिटीज पे अटैक किया था। और किसने किया था? ये बीएनपी और जमात के लोग, क्योंकि तब वो इलेक्शन जीत गए थे ना, फिर उन्होंने सरकार बनाई थी, तो उन्होंने सोचा यही मौका है। तो इस तरह के जो केओस जब क्रिएट होता है तो हिंदू सॉफ्ट टारगेट है। वो हिंदुओं, क्योंकि हिंदू लड़ता नहीं है बेसिकली, क्योंकि माइनॉरिटी में है, तो वो पिट जाते हैं, मर जाते हैं, उनके घर जला दिए जाते हैं, मंदिर जला दिए जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत देखा। 6.5 साल में बांग्लादेश में सर्व कर चुका, और बोथ एज डेप्यूटी हाई कमिश्नर एंड हाई कमिश्नर। तो ये कोई नई बात तो मुझे लग नहीं रही है, ये होता रहता है। इसीलिए हिंदू वहां से भाग के हमारे यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे एक बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं ढाका यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर अबुल बरकात है, मेरे दोस्त थे। उन्होंने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी थी कि डिस्पोजेशन ऑफ लैंड ऑफ द माइनॉरिटीज। तो उन्होंने ये लिखा था कि 30-40 साल और लगेंगे और बांग्लादेश में शायद कोई हिंदू ना रहे। तो ये उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। हाँ। और लोगों ने उनको बहुत कोसा था तब कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं। उन्होंने कैलकुलेट भी किया कि जो रेट है, स्टैटिस्टिक्स भी दिया उन्होंने अपने किताब में कि हर दिन कितने हिंदू आ जाते हैं। कुछ मजबूरी से आ जाते हैं, कुछ कहते हैं हमारे यहाँ कुछ लोग ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे चले जाते हैं। तो उनको धमकियां भी मिलती हैं कि आप अपने देश में चले जाओ, क्योंकि वहां का जो आतंकी जो ग्रुप है या जो कट्टरपंथी ग्रुप्स हैं, वो हिंदुओं को कहते हैं कि आप अपने देश क्यों नहीं चले जाते। अपना देश मतलब भारत।
यानी वो हिंदुओं का देश है ना भारत, इस तरह का उनका माइंड सेट है। ये मैंने खुद सुना है और मैंने देखा है। तो इस तरह की चीजें हमारे पास लोग आके बोलते भी थे, हमें डर लगता है। पिनाक जी, ये आपके जब मुंह से जिक्र इस बात का हो रहा है तो और किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो वहां की चीजों को खुद आंखों देखा हाल आप पूर्व उच्चायुक्त रहे हैं, तो आपसे बेहतर कौन इस बात को बता सकता है। कर्नल सिंह भी यहाँ पर मौजूद है। कर्नल सिंह, बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से आपको अपने बॉर्डर्स को निगरानी में रखना है। वो इसलिए भी कि वहां से जितने भी सते हुए लोग हैं वो पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कर्नल सिंह कि बस साम दाम दंड भेद जान बचा ले आ जाए यहाँ पे। ये होगा? अगर आप इजाज़त दें मैं 10 सेकंड लगाऊंगा। हाँ प्लीज प्लीज। मुझे तो पिछले 5-7 मिनट में पिक्चर ऐसी लग रही है कि वहाँ पर हिंदुओं के साथ कुछ हो नहीं रहा है, सब अमन शांति और अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन मैं मेरे ढाका के पैनलिस्ट को ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, ये जो मेहरापुर में इस्कॉन टेम्पल जलाया गया है, ये ईसाइयों का था, बुद्ध का था या किसका था? ये जो काली माता मंदिर जलाया गया है ये किसका था? और तो कोई दूसरा मंदिर वहाँ जला नहीं और कोई रिलीजियस प्लेस जली नहीं। कांदीपुरा में जो मंदिर है उसे किसने जला दिया? वो क्या मुस्लिम्स का कोई स्पेशल जगह थी जिसको कि डिस्कार्ड किया गया? बांग्लादेश से जो पत्रकार हैं प्लीज उन्हें स्क्रीन जी पर। जी कर्नल सिंह उनसे सवाल पूछिए। हाँ, मेरा चौथा सवाल है, इंडियन संस्कृति सेंटर के ऊपर ही क्यों अटैक होगा और उसे जलाया जाएगा? अगर वहाँ सब कुछ ठीक है, ये आपके अपने लोग हैं, हम आपके अपने लोग हैं। एक्चुअली अगर सही देखा जाए, इंडिया की पॉलिसी रही है कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश नहीं है, ये हम लोग हैं, ये हमारे लोग हैं। हमने कभी अपने और आपके बीच में फर्क नहीं समझा। आज अगर आप लोग बांग्लादेश की इंटेलिजेंसिया इस चीज को आंख खोलकर फेस नहीं करेंगे तो आप इसे अलाउ करेंगे कि ये 1 से 1.5 करोड़ हिंदू जो कि बांग्लादेशी है वो जाएगा कहां? अभी अभी एम्बेसडर साहब ने कितनी बड़ी बात कर दी कि यहां पर नहीं, काफी सालों से ये फीलिंग चल रही है। मैं उस फीलिंग में नहीं पड़ना चाहता। मैं आप लोगों को बचाना चाहता हूं कि आईएसआई के इस बड़े कॉन्स्पिरेसी में मत पड़िए, क्योंकि ये आपको पहले ले डूबेगा। हम तो कुछ कर भी लेंगे, आप क्या करेंगे? हाँ, मैं ये सवाल का जवाब खान साहब आपसे इसलिए चाहती हूँ, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स हैं 1942 में नहीं खैर, अगर मैं आपकी बात करूं तो शुरुआत में जो बांग्लादेश में मुसलमानों का आंकड़ा था वो गिरते 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 आज 8% हो गया है। 8%। ये कैसे हुआ? तो आपको ये बताना जरूरी है कि ड्यूरिंग माय जर्नलिज्म कैरियर लास्ट अबाउट 25 to 27 years around, I am working on this field and my specialty is like crime and investigation. हाँ, तो फिर और ज्यादा आपको इसमें जवाब देना आसान हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि इस दौरान जो अटैक हो रहा है और जो जाने जा चुके हैं अब तक, और जो नॉट ओनली इस्कॉन और टेम्पल्स, काली मंदिर, इसके बिसाइड्स गवर्नमेंट एसेट भी जलाया गया है, नंबर 1। नंबर 2, प्राइवेट एसेट्स, home, office and other establishments of several individuals also burned down. आपको एक बात बताना है कि ये जो मैसाकर होता है ना, इसके बाद 3 किस्म के लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है। एक लोग है जो वैंडलिज्म करते हैं, एक लोग है जो प्रोटेस्ट करते हैं उनकी डिमांड के लिए, उनकी मांगों के लिए। और वैंडलिज्म के बाद एक ग्रुप है जिसका काम में जो सामान बचता है, अगर गाड़ी जला दिया गया, वो जला हुआ गाड़ी के पार्ट्स ले जाते हैं। तो स्टेट वे थे, हम ये नहीं कह सकते कि ये जो हमला हो रहा है ये ओनली ड्यू टू रिलीजियस इशू। नो, कोई आरोप नहीं लगा रहा है कि रिलीजियस इशू है सर। हम तो कह रहे हैं कि आरक्षण की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो सरकार के खिलाफ गुस्सा मुझे समझ में आता है ना, कि शेख हसीना ने आरक्षण का समर्थन किया, सुप्रीम कोर्ट को उसे वापस बदलना पड़ा, एंड स्टूडेंट्स डिड नॉट एग्री विद शेख हसीना, तो उनके खिलाफ गुस्सा समझ में आता है। लेकिन ये गुस्सा वहां की माइनॉरिटी के खिलाफ क्यों, उनके मंदिरों को क्यों? मैं तो वही बात आपको बता रहा हूँ कि ओनली माइनॉरिटीज आर नॉट द टारगेट। There are
they target the people who are behind this vandalism and other things. They're targeting specific people. ओके ओके, तो मुझे ये बताइए, एक भी मस्जिद को अटैक करने की खबर क्यों नहीं आई? This is it. बताइए मुझे। अच्छा, अब जब इस चर्च पर बात ही बताइए। कर रहे हैं, हाँ, तो कोई दरगाह को नष्ट क्यों नहीं किया गया? चर्च को कोई क्यों नहीं? मस्जिद को क्यों नहीं जलाया गया? कोई चर्च को क्यों नहीं जलाया गया? ये सिर्फ Monastery और क्यों नहीं सिर्फ जलाया? मंदिरों को क्यों Only अटैक due to किया create जाए? sentiment regarding this issue, religious color देना चाहते हैं एक ग्रुप। अरे मैं रिलीजियस कलर कौन दे रहा है? वही तो मैं पूछ रही हूँ, हम तो नहीं दे रहे हैं। अगर मान लीजिए मंदिरों पर, मस्जिदों पर, ऑफिसेस पर, चर्च पर, दरगाहों पर, सब जगह अटैक हो रहा होता तो मैं कहती है वैंडलिज्म है, मैं कह देती, कर्नल सिंह भी कह देते और यहाँ पर मौजूद खान साहब सब लोग ये बात कह देते। लेकिन व्हाई ओनली टेंपल्स, क्यों? तो गैर सवाल है। तो हाँ? आपको पता है कि इस आंदोलन के दौरान जो मेन इंटरेस्ट ग्रुप था कौन? स्टूडेंट्स। आप गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए कौन लोग आ रहा है? बीएनपी आ रही है और जमात इस्लामी आ रही है। हिफाजत। और ये जमात इस्लामी कौन है? हिफाजत इस्लाम। ये तो कट्टरवादी है ना, रेडिकल फोर्सेस। अरे सर बोल दीजिए That was the पाकिस्तान है, जमाते इस्लामी सिर्फ पाकिस्तान है और कुछ नहीं है। क्यों नहीं हम सच्चाई को देख पा रहे? लिसन खान साहब, जमात इस्लाम के टोटल कनेक्शन हमको ये बोलिए। नहीं मैं समझ रही हूँ कि आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन सच बोलने में आप जैसे रिपोर्टर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो सच है, जो हक है, वो बोलना चाहिए। अब यहाँ पर हमारे साथ जिलानी साहब भी मौजूद हैं, यहाँ पर बाकी सारे चेहरे इस वक्त आपको हमारे साथ उनियाल साहब भी जुड़ चुके हैं, संघ का पक्ष रखने वाले। लेकिन सबसे पहले जिलानी साहब, एक फॉरेन एक्सपर्ट होने के नाते इस वक्त जो स्थिति आपको देख रही है, सर मैं तो जब बांग्लादेश में ये स्थिति देख रही हूँ, वहाँ हमने श्रीलंका में देख ली, पाकिस्तान में तो इंस्टेबिलिटी है ही, ये डर अंदर बैठा हुआ है कि ये ताकतें जो इस वक्त काम कर रही हैं, ये कहीं ना कहीं प्लान करेगी कि हमारी सरजमी पर भी इस तरीके से डामाडोल स्थिति पैदा की जाए। दे हैव ट्राइड पहले भी। आप ठीक कह रहे हैं। आप देखिए कि भारत के चारों तरफ जितने भी देश हैं, भूटान के अलावा, इस समय पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के थ्रू जा रहे हैं। और जो कुछ हुआ है बांग्लादेश में, उसका इम्पैक्ट भारत पर काफ़ी पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश एक बहुत ही नज़दीक पड़ोसी है। और जो अच्छे रिश्ते बने थे पिछले 30 सालों में, जो सेटबैक मिला है भारत को, वो बहुत ही बड़ा सेटबैक है भारत के लिए। मगर उसके अलावा जो बांग्लादेश का अपना फ्यूचर है, वो बहुत अनसर्टन हो गया है, क्योंकि बांग्लादेश इकोनॉमिकली काफ़ी आगे जा रहा था। पाकिस्तान के इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान, बांग्लादेश बहुत ही प्रोग्रेस कर रहा था, एक तरह का एशियन टाइगर बनने वाला था। और अब क्या है कि वहाँ पर फैक्ट्रीज बंद हैं, ढाका एयरपोर्ट बंद पड़ा हुआ है आज भी, और एक डेंजरस पावर वैक्यूम इस समय बांग्लादेश में है। बांग्लादेश का अपना फ्यूचर इतना अनसर्टन हो गया है, क्योंकि वहाँ पर अगर इंस्टेबिलिटी लागू रहती है तो फिर क्या होगा कि बांग्लादेश से रेफ्यूजीज भारत में आएंगे, और जो नेबरिंग स्टेट्स हैं भारत के, बांग्लादेश को जो बॉर्डर करते हैं, उनकी अपनी इंटरनल सिक्योरिटी खराब हो जाएगी। हाँ। तो बांग्लादेश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेबर है भारत के लिए, क्योंकि कई सालों से जो कुछ बांग्लादेश में होता है उसका इम्पैक्ट भारत पर पड़ता है। तो भारत के इंटरेस्ट में है कि बांग्लादेश स्टेबल हो, वहाँ पर उसकी जो इकोनॉमी है वो अच्छी तरह से ग्रो करे। तो भारत के हित में है कि एक स्टेबल प्रॉस्परस बांग्लादेश रहे, और जो इंस्टेबिलिटी इस समय है वो खत्म हो जल्दी से जल्दी। लेकिन वो कैसे होगा संजीव उनियाल साहब? ये इंस्टेबिलिटी जो है, मुझे तो ये अब और ज्यादा तगड़ी होती हुई दिख रही है, क्योंकि अब पाकिस्तान, अरे जश्न मनाते हुए आप तस्वीरें तो देखिए, पाकिस्तान इतना गदगद है कि पूछिए मत। हम दो मुसलमान मुल्क हैं, हमको अब साथ आ जाना चाहिए, हम तो हमेशा से ही ब्रादरीन थे, अब हमें जो है किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए, अब वो वक्त आ गया है
कि हम सब एक साथ होकर अपने दुश्मनों से अब उनके दांत खट्टे करें। ये इस तरीके की तकरीरें चल रही हैं पाकिस्तान के मीडिया। सॉफ्ट टारगेट है ना, हिंदू सॉफ्ट टारगेट है। ये जो जनाबे अली बैठे हुए पत्रकार कहते हैं, उनसे पूछिए बिल्कुल क्लियर भाषा में, पिक एंड चूज क्यों किया जा रहा है? क्या हम सॉफ्ट टारगेट हैं? क्या आपको पता है कि हिंदू बहुत आसानी से दब जाता है, उसको काटा जा सकता है, मारा जा सकता है, भगाया जा सकता है, 28% से 8% तक लाया जा सकता है, परंतु स्थिति आपकी खतरनाक और भयावह रहने वाली है। क्योंकि जो पाकिस्तान और चाइना के साथ हाथ मिलाकर उस हिंदू को तो 8%, परंतु वहां का 30% टैक्स पे करता है। आपको पता है, आपके रिकॉर्ड पेंगे। उनको भगाने के बाद आपकी स्थिति वही पाकिस्तान रहने वाली है, पाकिस्तान जैसी। पर मेरे हिंदुओं को मारने से पहले आपको सोचना चाहिए, शांति प्रिय है हिंदू, क्यों ना हिंदू की बात की जाए। जब आप चूज कर रहे हैं अपने देश में और अगर कोई व्यक्ति उसको रेस कर रहा है तो आप उसको कहते हैं कि हम बिल्कुल बाइकआउट के, हम इसके लिए पिक एंड चूज क्यों कर रहे हैं? चूज तो आपने किया, हिंदुओं को काटने का, मारने का, भगाने का। अब देखिए उनकी परसेंटेज क्या होगी। अब भी आपको टॉलरेट करिए, किसी को मारता नहीं, अपनी पूजा पाठ करता है, अपने काम में रहता है, इतना सात्विकता के साथ रहता है, परंतु फिर भी आपको टॉलरेट करिए। तो मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश ये कह के निकल सकता है। नहीं, पर एक बात बताइए संजीव उनियाल साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ पिनाक चक्रवर्ती जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शेख हसीना के सेक्युलर विचारधारा का बदला जो है वो इस वक्त हिंदुओं से लिया जा रहा है? एग्जैक्टली। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है? ये भी है। उनियाल साहब, ओके, ये भी। आई वांट टू टेक दिस क्वेश्चन फॉरवर्ड। हाँ, चक्रवर्ती साहब। हाँ, जो आपने कहा वो सही है कि हिंदूज को जो ये कट्टरपंथी हैं, ये जो टोपी और लंबे लंबे व्हाइट कुर्ते में और दाढ़ी वाले दिख रहे हैं, ये सब जमाती हैं, क्योंकि इनका पोशाक ही यही होता है और इसी पोशाक में वो रास्ते में उतरते हैं। मैंने बहुत देखा है। तो ये जो है, ये तो सेकुलरिज्म पसंद ही नहीं करते। वो कहते हैं कि सेकुलर क्यों, हमको तो इस्लामिक स्टेट होना चाहिए। ये उनका जो गोल है, एम है, और शरिया लागू होना चाहिए। ये उनको सिखाया जाता है बचपन से कि ये करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ ये आधे क्या शायद 90% ये पाकिस्तानी विचारधारा के लोग। तो आपको तो पता है पाकिस्तान में क्या विचारधारा है, वहां पे कितने हिंदू रह गए हैं। तो ये भी यही चाहते हैं कि हम भी वैसे ही बने जैसे पाकिस्तान में अब हिंदू 1% रह गए या पता नहीं कितने रह गए। तो वो भी यही चाहते हैं। मजहरुल इस्लाम खान साहब, पर ये इनको रोका गया था। और किसने रोका था? हसीना जी ने रोका था। ये आप नहीं कर सकते हैं। कर पाएंगे? जब उनको मौका मिल गया। मजहरुल इस्लाम खान नहीं, आर्मी रोक सकती है, आर्मी रोक सकती है। आर्मी, ये जो नई सरकार अगर पर मिस्टर चक्रवर्ती, ये जो नई सरकार है वो तो चलती ही इनके इशारों पर है। अब क्या गारंटी है कि सेक्युलरिज्म वहां पर शेष रहेगा? मजहरुल इस्लाम खान से मैं यही पूछना चाह रही हूँ। खान साहब, ये ऑप्शन स्टूडेंट ने डिसाइड किया कि कौन सा गवर्नमेंट पे कौन कौन आएगा, कैसे गवर्नमेंट रन करेगा। ये डिसीजन थोड़ी देर पहले जो स्टूडेंट फोरम है उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने जाहिर किया। उन्होंने पहले बताया कि आज सुबह ही उन्होंने डिक्लेयर किया था कि आज 3 पहर तक अगर फॉर्मर गवर्नमेंट डेमोलिश नहीं किया गया और नए गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के बारे में अरेंजमेंट नहीं लिया गया तो फिर वो हार्ड एक्शन पे जाएगा। तो 3 बजे तक लोकल टाइम 3 बजे तक वो डिसीजन गवर्नमेंट सुना दिया कि ये जो फॉर्मर गवर्नमेंट थे वो एबोलिश हो गया। नाउ वी आर वेटिंग स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, और स्टूडेंट जो कहते हैं वो हमारा जो मिलिट्री है और हमारे जो प्रेसिडेंट है उन पर क्या इफेक्ट आता है। मुझे एक बात बताइए कि ये स्टूडेंट्स को चला कौन रहा है? कौन चला रहा है? ये स्टूडेंट्स को ये फैसला करेंगे कि देश को कौन चलाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स revolution was started very normal, you can say
मतलब पीसफुल था, शांतिपूर्ण तरीके से, है ना? हाँ। हाँ, ठीक है। शांतिपूर्ण तरीके से थे। हाँ। बाद में इन आंदोलन पे स्टूडेंट भी कह रहा है, गवर्नमेंट भी कह रहा है और फौज भी कह रहा है कि इन स्टूडेंट की जनरल जो डिमांड था उस पे सवार हो गया तीसरे पार्टी जो है वो आपको पता है कि ये लोग जो वेंडलिज्म एंड अदर्स कार्रवाई जो कर रहे हैं इसके इफेक्ट पे इतने जाने गए हैं। शेख हसीना को रिजिग्नेशन देना पड़ा, देश छोड़ के जाना पड़ा। हाँ। अब देखना है फाइनली डिसीजन क्या आता है, क्योंकि बांग्लादेश विल नेवर अलाउ, और जो हम सिटीजन्स ऑफ बांग्लादेश विल नेवर अलाउ सच गवर्नमेंट हु विल बी सपोर्टिंग सच काइंड ऑफ वायलेंस। नहीं, लेकिन कैसे, कौन डिसाइड करेगा? मतलब सोचिए, बंग बंधु के सर पर चढ़ जाते हैं ये हुलिगन्स और उनको चोटिल कर देते हैं। मैं अभी तक वो तस्वीरें नहीं भूल पाई हूँ। मजहरुल इस्लाम खान साहब, ये कौन से जमाते इस्लामी के जमाती हैं जो एक औरत के अंग वस्त्र लेकर सड़क पर घूमते हैं, जो उसकी साड़ियां चुरा ले जाते हैं, जो उसके ब्लाउज को दिखा दिखा के मुस्कुराते हैं। ये इस्लाम का परचम बुलंद करने वाले हैं ये। हाँ, ये जमाते इस्लामी हैं। और फिर कहते हैं कि शेख हसीना क्यों बांग्लादेश छोड़ के चली गई, कर्नल सिंह नहीं छोड़ के जाती तो पता नहीं क्या देखना पड़ जाता इस पूरी दुनिया को। खान साहब जरा थोड़ी सी देर के लिए जो मैं कह रहा हूं सुनिएगा। ये आपके अगेंस्ट, बांग्लादेश के अगेंस्ट नहीं है। आपके यहाँ जिसको आप बार बार स्टूडेंट आंदोलन बोल रहे हो, वो कभी स्टूडेंट आंदोलन था ही नहीं। 30% जो आपकी रिजर्वेशन की थी वो तो कब की रोक दी 2018 में शेख हसीना ने। 5% जो कोर्ट ने जो कोर्ट ने भी 5% बोली, उसके ऊपर भी रोक लग गई। तो रिजर्वेशन वाली बात आई कहां से? मेरे को तो ये नहीं, आप लोग रियलाइज नहीं कर रहे हो, ये ट्रिगर किया गया था आपके स्टूडेंट आंदोलन ने कि यस रिजर्वेशन, उसको फ्यूल अप किया गया जिससे कि वो अनकंट्रोल हो जाए। किलिंग्स, 300 लोगों से ज्यादा मारे गए, वहां से एक इमोशनल कॉर्ड नेगेटिवली चल पड़ी। और इस पूरे दौरान आर्मी सिर्फ एक मूक दर्शक बनी रही, वो क्यों नहीं बीच में आई? और उसके बाद और सुन लीजिए, आर्मी ने जब आई, सर आर्मी जब आई तो क्यों आई कि 45 मिनट दे रहा हूं, आप भैया छोड़कर चले जाइए। आर्मी का ये काम है। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको ग्रांट करता हूं कि स्टूडेंट आंदोलन है। कौन सा ऐसा इसमें आपको बच्चा दिख रहा है जो कि तोड़फोड़ नहीं कर रहा है? ये है अगर बच्चे, अगर ये है मेरा इस्लाम, तो सर मैं आपसे बड़ा इस्लामी हूं। मैं अपनी इस्लाम रेजिमेंट को वाउच करता हूं कि हमारे यहाँ ये इस्लाम नहीं होता है। आपने ये सिस्टमैटिकली देखिए क्या हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर चली गई लेकिन आग नहीं रुकी। उसके बाद क्या शुरू हुआ? उसके बाद हिंदू टारगेटिंग शुरू हुआ। आप समझिए, यू आर बिकमिंग विक्टिम ऑफ अ बिगर कॉन्स्पिरेसी विच हैज बीन रेज्ड बाय पाकिस्तान, चाइना एंड आई विल इवन इंक्लूड यूएस, क्योंकि वो भी चुप बैठा है। उसने ये सब होने दिया है। वो रोक सकता था, वो किसी भी तरह से रोक सकता था पाकिस्तान को। आप लोग इसके चुंगल में आ रहे हैं। कर्नल सिंह, स्क्रिप्ट तो पहले तैयार होगी थी ना ब्रह्मचलानी? Yes. आपका ठीक क्या है? स्क्रिप्ट कहीं और पे लिखी जा रही थी कि नहीं लिखी जा रही थी? A very serious question. इस बारे में हम लोग इंटेलिजेंस के साथ बातचीत किया। कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक उन लोगों ने रिलीज नहीं किया कि इस तरह की कुछ एम्प्लेसमेंट बिहाइंड द सीन हो रहे थे। आई अंडरस्टैंड योर प्लाइट। मैं आपको तो ये कह ही नहीं, मैं आपसे पूछ ही नहीं रही हूँ। मुझे पता है कि आपको अपनी जान माल का भी खतरा है, इसीलिए मैंने ब्रह्मचलानी जी से ये सवाल पूछा। आई एम कंसर्न अबाउट यू एज वेल सर। मतलब ठीक है, आप ये शो खत्म होने के बाद हम सबको फोन पर बता दीजिएगा कि स्थिति क्या है। अभी मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डालूंगी, प्रॉमिस, ये वास्ता है। लेकिन प्रोफेसर ब्रह्मचलानी, क्या ये स्क्रिप्ट कहीं और तैयार नहीं की गई थी? रिजर्वेशन का मसला था ही नहीं, फिर भी आंदोलन चलता रहा। शेख हसीना ने रिजाइन कर लिया, फिर भी उसके घर में घुस गए। अब वो देश छोड़कर चली आई हैं, फिर भी यहाँ पर हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, दूसरे बिल्डिंग्स पर अटैक हो रहा है। स्क्रिप्ट कहां से आ रही है? इसमें कई एक्टर्स हैं। एक तो एक्सटर्नल एक्टर्स हैं, तो काफ़ी पावरफुल एक्सटर्नल फोर्सेस हसीना सरकार के खिलाफ हो गए थे। अमेरिका पिछले साल से उनके खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ सैंक्शंस की थ्रेट लगा रहा था। चीन काफ़ी नाराज था हसीना सरकार के खिलाफ। पाकिस्तान तो कई सालों से
हसीना सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था। और उसके अलावा जो बांग्लादेशी आर्मी है उसका जो रोल रहा है वो बहुत ही सरप्राइजिंग रोल रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये जो प्रोटेस्ट थे, प्रोटेस्ट बन गए राइट्स, और राइटर्स ने फिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक्स करने शुरू कर दिए। हॉस्पिटल जलाए, एम्बुलेंसेस जलाए, सरकारी ऑफिसेस जलाए। और आर्मी का क्या रोल था? वो सारा कुछ देख रही थी, जानबूझ के देख रही थी, जैसे कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो और हसीना को सत्ता से निकाला जाए। तो ये एक कंस्पिरेसी थी आर्मी चीफ की। आर्मी चीफ बना, आर्मी चीफ सिर्फ 6 हफ्ते पहले शेख हसीना का बिलीफ था कि क्योंकि ये नया आर्मी चीफ उनकी वाइफ है शेख हसीना की अपनी कजन, तो ये नया आर्मी चीफ सेफ रहेगा। बल्कि जब से वो आर्मी चीफ बना तो वो कंस्पायर करना शुरू कर दिया सरकार के खिलाफ। हमें बस इसकी बू आ रही थी, लेकिन अब सारे तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। चिन्मय दास जी, मुझे ये बताइए, अब अगला आपका स्टेप क्या होने वाला है? क्या चल रहा है आप लोगों के दिमाग में? आप बांग्लादेश में इस वक्त मौजूद वो हिंदू हैं जिनसे मैं बात कर रही हूँ, क्या उम्मीद है आपकी? बांग्लादेश में ऑल राजनीतिक पार्टी है, ऑल हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन जो लोग हैं सब एक साथ में रहने चाहिए। और बांग्लादेश हमारा जो रिलीजियन अनुशीलन का स्वाधीनता चाहिए। इसलिए हमारा मिनती है जो जरूर लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश, और अतीत काल से जो बांग्लादेश में सांप्रदायिक सहिंसता हुआ, वहाँ वो जो अटैक हुआ उनको जो वहाँ विचार होता है, ये जो सद्भावना है आपकी और जो उम्मीद है आपकी, हम यहाँ से दुआ कर सकते हैं कि उम्मीद पर वहाँ बांग्लादेश की सरकार खरी उतरे। लेकिन इतिहास बताता है कि 24% हिंदू जो बांग्लादेश में था, आज की तारीख में वो 8% हो गया है। 8 से भी कम जब मैं आपसे बात करूं। बाकी तो आप जानते हैं स्थिति को। आप